गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 7 अप्रैल और आज के इस सेशन में 7 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए जीआई टैग का दर्जा पाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि 2023 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कर रहा था पेरू, जिसे फीफा द्वारा हाल ही में हटा दिया गया है। लेकिन फीफा द्वारा अभी ये घोषणा नहीं की गई है कि जो अंडर 17 2023 में होना है इसकी मेज़बानी कौन करेगा। फिलहाल आप याद रखेंगे कि पेरू इसकी मेज़बानी नहीं करने वाला है। अच्छा, फीफा ने यह निर्णय क्यों लिया है? तो आधारभूत ढांचा पूरा करने में विफल रहा है पेरू, जिसके कारण पेरू को हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, फीफा इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक करेगा। ठीक है, और फीफा ने कहा है कि फीफा का ब्यूरो परिषद निर्धारित अवधि में नए मेजबान की घोषणा करेगा। फिलहाल नहीं की गई है फीफा के द्वारा, तो आप याद रखेंगे पेरू नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो फीफा अंडर 17 है ना, ये विश्व कप फुटबॉल का एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसे फीफा द्वारा 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट दुनिया भर से 24 टीमों को शामिल करता है। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि फीफा से ही संबंधित होंगे। जैसे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? तो आई होप आप सभी को याद होगा, भारत में हुआ था। विजेता टीम कौन रही थी? तो याद रखेंगे विजेता रहा था स्पेन, उप विजेता रहा था कोलंबिया। यानी कि स्पेन ने फाइनल में किसको हराया था? कोलंबिया को। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर आपको याद रखना है, इसका नाम था ईवा। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप, ये किससे संबंधित है? तो ये सभी कप फुटबॉल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 22वां जो फीफा पुरुष विश्व कप था ना, 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन कतर में किया गया था। वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली यानी कि फीफा पुरुष विश्व कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम क्या था? तो फुटबॉल का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अल रिहेला। शुभंकर था लाइव। विजेता कौन रहा था फ्रेंड्स इसमें? तो याद रखेंगे विजेता रहा था अर्जेंटीना। जबकि उप विजेता कौन रहा था? तो उप विजेता भी आपको याद रखना है, फ्रांस रहा था। इसके अलावा फीफा से क्वेश्चन बन सकता है कि जो फीफा पुरुष विश्व कप है 2026 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। फीफा की अगर बात की जाए तो फीफा की स्थापना होती है 1904 में। फीफा का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में आता है। और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे गियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है। तो इतनी जानकारी आपको फीफा के बारे में याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं पेरू के बारे में। पेरू सुर्खियों में है तो क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो पहला सवाल तो यही होता है कि जो पेरू है ना ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आता है दक्षिणी अमेरिका में। जैसा कि आप सभी लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये है पेरू, है ना। और पेरू की जो राजधानी है इसे क्या कहते हैं? लीमा कहते हैं। और राष्ट्रपति यहाँ की दीना बोलुआर्टे हैं। मुद्रा यहाँ की सोलो है, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा देखिए मैप में और हम क्या क्या याद रख सकते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज याद रखेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांक गुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और फ्रेंड्स पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील आपको देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं टीटीकाका झील। फ्रेंड्स पेरू के यहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो याद होगा आप सभी को अमेजन नदी निकलती है। और अमेजन नदी कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है? तो अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड, ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि लिथियम के क्षेत्र में भारत और कौन सा देश साथ मिलकर काम करेंगे। तो आप सभी को ज्ञात होगा, कुछ समय पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था कि भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, याद रखेंगे। तो लिथियम के भंडार मिले हैं भारत में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो लिथियम के क्षेत्र में भारत और चिली, याद रखेंगे, भारत और चिली दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए, डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो यह देश भारत के साथ लिथियम के बारे में और जानकारी साझा करने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि चिली। फ्रेंड, चिली जो है ना, ये विश्व का 48% लिथियम का उत्पादक करता है, यानी कि उत्पादक देश। पूछा जाए कि पहले स्थान पर विश्व में उत्पादक देशों में कौन सा देश है, तो चिली है, ठीक है। और पूरी दुनिया में जितना लिथियम का भंडार है उसका लगभग 48% चिली में है। याद होगा 9 फरवरी को जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि लिथियम के भंडार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मिले हैं, है ना। लिथियम की वहीं बात की जाए तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Li। यह एक नरम तथा चांदी के समान सफ़ेद धातु है, जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की दिखती है। मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। यह क्षारीय एवं एक दुर्लभ धातु है। और फ्रेंड्स, लिथियम का जो उपयोग है ना, लिथियम की जो मांग है ना, वर्तमान में काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के ये जो चार्जेबल बैटरी होती है ना, इसके प्रमुख घटकों में से एक है, यानी कि लिथियम के ये सब बनाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में इन सभी चीज़ों की कितनी डिमांड है ना। इसका जो उपयोग है वो कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरी, जैसे कि हृदय, पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। सर्वाधिक भंडार में याद रखेंगे कौन है, चिली है पहले पर, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है अर्जेंटीना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लिथियम से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। भारत की पहली जो लिथियम रिफाइनरी है ना, ये कहाँ पर बनाई गई है, तो याद रखेंगे गुजरात में। डिस्कस कर लेते हैं चिली के बारे में। तो चिली के बारे में 3 पॉइंट आप इजीली याद रखेंगे, जैसे कि चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली की मुद्रा को चिलियन पैसो कहते हैं। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है ग्रेबियल बोरे। चिली की लोकेशन फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एंडीज पर्वतमाला के साथ ही है चिली, ठीक है। कहाँ पर आता है, तो दक्षिणी अमेरिका में आता है। अगला सवाल है कि किस देश की किम कॉटन पूर्ण सदस्यीय पुरुषों की T20I में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किम कॉटन का संबंध है न्यूजीलैंड से। डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आप सभी ने पिक में देख लीजिए। तो देखिए, न्यूजीलैंड की किम कॉटन 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्यीय पुरुष T20I में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी है। इससे पहले आप सभी को ज्ञात होगा कि ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी थी, जब उन्होंने सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2021-22 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के दौरान चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई थी। अब आप मुझे बताइए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना, ये हाल ही में किस देश ने जीत ली है और फाइनल कहाँ पर खेला गया था। आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड लेटेस्ट करंट अफेयर। तो डेबी हॉकले मेडल याद रखेंगे, ये न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। किस देश की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड। भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? न्यूजीलैंड।
किस देश के रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड के। ये काफ़ी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के नाथुला में भीषण हिमस्खलन की घटना हुई है? तो फ्रेंड्स, ये जो भीषण हिमस्खलन हुआ है ना, ये सिक्किम में हुआ है। नाथुला पास कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में आता है, याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है। तो हिमस्खलन का जो आशय है वो पर्वत या ढलान से नीचे अचानक हिम, बर्फ और मलबे का तीव्र प्रवाह होता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हिमस्खलन और भूस्खलन में भिन्नता क्या है, तो देखिए, हिमस्खलन में क्या होता है कि किसी पहाड़ अथवा ढलान से नीचे बर्फ और मलबे का एक तेज प्रवाह होता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो ये जो बर्फ है ना, वो नीचे गिर रही है ना। जबकि भूस्खलन में क्या होगा कि किसी ढलान से नीचे चट्टान या मलबा संचलन है। ठीक है, संचलन होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं नाथुला के बारे में। नाथुला सुर्खियों में है, तो क्वेश्चन बन सकता है। नाथुला जो पास है, ये विश्व के सबसे ऊंची मोटर परिवहन सड़कों में से एक है, जो भारत तिब्बत सीमा पर समुद्री तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर वाहन चलने योग्य सड़क कहाँ पर बनाई गई है और किस दर्रे से होकर वह सड़क गुजरती है? उस दर्रे का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नाथु का जो अर्थ होता है, ये सुनने वाला कान, और ला का अर्थ होता है पास, यानी कि नाथुला दर्रा। यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है। सिक्किम राज्य के अन्य दर्रे आप याद रखेंगे, जैलापला दर्रा। देखिए, नाथुला और जैलापला तो ईजिली आप सभी ने सुना होगा और याद भी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दो दर्रे बताऊंगी जो कि सिक्किम के हो, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। एक है डोंकिया दर्रा और दूसरा याद रखेंगे चिवा भंजन दर्रा। ये दो दर्रे आपको याद रखने हैं और ये दोनों ही दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम में हैं। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में मैप में रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जैसे कि काराकोरम याद रखेंगे, लद्दाख में है। बारालाचा और सिपकीला आएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और रोहतांग दर्रा भी आपका कहाँ आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा, नीतीला और लिपुलेख दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। ठीक है। इसके अलावा बुर्जिला, पीर पांजाल के बाद याद रखेंगे बनिहाल, जोजिला, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको याद रखना है बॉमडीला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यांगपा दर्रा, दिफू दर्रा। ठीक है। इसके अलावा तुजू दर्रा आपको याद रखना है, जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत कितने साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारत 4 सालों के लिए, कितने? 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि भारत का जो कार्यकाल होगा ना, वो कब से कब तक होगा। तो देखिए, भारत 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। इससे पहले भारत 20 साल पहले 2004 में इसी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था। वहीं बात की जाए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की, तो 1947 में इसकी स्थापना होती है। यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकी विदों को एक साथ लाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है क्योंकि भारत इसका सदस्य बना है। अगला सवाल है कि यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, ये डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत की है राजस्थान ने। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो महिला निधि राजस्थान द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके कारण ये काफ़ी सुर्खियों में आ गई है। महिला निधि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में किराए के ई स्कूटरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। तो ई स्कूटर, जिसे आप सभी पहले पिक में देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। इस पर हाल ही में मतदान कहाँ पर हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है फ्रेंड्स, है ना। और इस साल यानी कि 1 सितंबर तक इन उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं, ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। और किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे आती है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। अगला सवाल है कि फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में निम्न में से किसको सबसे अमीर खेल मालिक नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे अमीर खेल मालिक नामित किए गए हैं मुकेश अंबानी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर कायम रखा है। तो फ्रेंड्स, मौद्रिक समिति ने रेपो रेट को नहीं बदला है, जितनी थी उतनी ही रखा है, यानी कि 6.50%। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जो द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है, रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है, यानी कि परिवर्तित नहीं किया है इसमें। तो याद रखेंगे, ये हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई, या मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। क्लास की शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए जो जीआई टैग का दर्जा पाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल रहा है। कल के सेशन का रिवीजन करेंगे कि डॉलर के मुकाबले नई मुद्रा कौन बनाएगा, ब्रिक्स देश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर है कर्नाटक। हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, चारों को जीआई टैग दिया गया है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन का जो परीक्षण है, ये किसने किया है। तो स्काई रूट के द्वारा किया गया है। 60वीं राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर समुद्री जागरूकता वॉकथॉन की शुरुआत कहाँ हुई, नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो उनका नाम है सुधा शिव कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों की, जिनमें एक महिला शामिल है। कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्चिंग करी जाएगी किसके द्वारा, केन्या के द्वारा। कहाँ से होगी, तो फाल्कन 9 रॉकेट कैलिफोर्निया से इसकी लॉन्चिंग होगी। कब, 11 अप्रैल। 5 से 6 अप्रैल 2023 तक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत U20 परामर्श की मेजबानी कौन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेजबानी की गई है IIT कानपुर के द्वारा। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा अपनी पहली ब्रांच खोली गई है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश की नौसेनाओं का पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास हुआ है। तो ये जापान के साथ हुआ है। तो ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो अच्छे से याद कर लेंगे, 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे, जैसे कि वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति एक वर्ष में कितनी बार प्रस्तुत की जाती है। तो 6 बार। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑशबॉर्न स्मिथ। भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है आरबीआई। सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुंबई, महाराष्ट्र में है।
कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर देख लेते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वार्षिक वेस्टर्न डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजरबैजान और तजाकिस्तान। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडले को। जीवाणु भोजी कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था कि ऑप्शन बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा ने किस पर्वत चोटी को फतेह किया है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने 15 मूर्तियों को भारत को लौटाने की घोषणा की है। यह म्यूजियम कहाँ पर है? रेडियो तरंगों को निम्नलिखित में से किस मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।